अभिवादन। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं। जी, ये मामला न सिर्फ कानूनी नजरिए से अहम है, बल्कि ये हमारे रिश्तों और अदालती प्रक्रिया के बारे में भी काफी कुछ बताता है। बिल्कुल। हमारे पास दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला है, कीर्ति नागपाल बनाम रोहित किरधर, और ये दिखाता है कि कैसे कोर्ट की कार्यवाही में लगाए गए झूठे आरोप कितने गंभीर हो सकते हैं। हाँ, उनके परिणाम काफी दूर तक जा सकते हैं। सही। इस केस में कोर्ट ने यही देखा कि क्या कानूनी कागजात में जो रिटन स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें लगाए गए झूठे आरोप मानसिक क्रूरता माने जा सकते हैं, और क्या ये तलाक का आधार बन सकते हैं। और ये सिर्फ कानूनी बात नहीं है, ये सीधे सीधे इंसानी जज्बात से जुड़ा सवाल है। वही तो आज हम इसी केस के जरिए समझेंगे कि कोर्ट में कही गई बातों का वजन क्या होता है, वो रिश्तों पर कैसे असर डालती हैं, और वो जो एक महीन रेखा होती है ना, अपना बचाव करने और दूसरे के प्रति क्रूरता करने के बीच, वो कहाँ है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 24 जून 2012 से। दिल्ली में एक शादी हुई। जी, शादी के तुरंत बाद ही जुलाई अगस्त 2012 में ये जोड़ा सिंगापुर गया। कुछ टाइम साथ भी रहा, लेकिन ये साथ ज्यादा चला नहीं। हाँ, बहुत जल्दी उनमें दिक्कतें आ गई। हाँ, 3 सितंबर 2012 से ही वो दोनों अलग रहने लगे। शादी के कुछ ही महीनों में सेपरेशन हो गया। जी, बहुत कम समय में। और इसके फौरन बाद पति कोर्ट चले गए। उन्होंने शादी को रद्द करवाने की, यानी अनलमेंट की अर्जी दी। अच्छा, अनलमेंट की। हाँ, और उनका जो पहला आरोप था वो ये था कि पत्नी की कथित नपुंसकता की वजह से उनकी शादी पूरी नहीं हो पाई। नॉन कंसुमेशन जिसे कहते हैं। ओके, तो शुरुआत इस आरोप से हुई, लेकिन फिर मामला उलझ गया। हाँ, कैसे? तो पत्नी ने अपना जवाब दाखिल किया, जिसे रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। उसमें उन्होंने पति के इस आरोप को तो खारिज किया ही, लेकिन साथ ही पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि पति खुद नपुंसक हैं। अच्छा, पति पर ही आरोप लगा दिया। जी हाँ, पति पर ही। और सिर्फ यही नहीं, पत्नी ने अपने इसी बयान में पति और उनके परिवार पर दहेज मांगने और क्रूरता करने के भी गंभीर आरोप लगा दिए। ओहो, तो जो मामला अनलमेंट से शुरू हुआ था वो अब इन सब आरोपों में फंस गया। दहेज, क्रूरता और काउंटर एलिगेशन नपुंसकता का। बिल्कुल, मामला एकदम बदल गया। हाँ, ये तो काफी तेजी से मामला बिगड़ गया लगता है। तो इन नए आरोपों के बाद पति का क्या रुख रहा? उन्होंने क्या किया? हाँ, तो पत्नी के इन आरोपों के बाद पति ने अपनी कानूनी रणनीति कह सकते हैं बदल दी। उन्होंने अपनी जो ओरिजिनल अर्जी थी अनलमेंट वाली, उसमें संशोधन किया, अमेंडमेंट किया। अच्छा, अर्जी बदल दी। हाँ, अब वो शादी रद्द करवाने की बजाय तलाक मांग रहे थे। तलाक किस आधार पर? इसी आधार पर कि पत्नी ने अपने रिटन स्टेटमेंट में ये जो नए, गंभीर और उनके हिसाब से बिल्कुल झूठे आरोप लगाए हैं। इन आरोपों ने उन्हें गहरी मानसिक पीड़ा दी है, और यही मानसिक क्रूरता है जिसके आधार पर वो अब तलाक चाहते थे। अच्छा, तो अब लड़ाई एनलमेंट की नहीं रही, बल्कि पत्नी के आरोपों से हुई कथित मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की बन गई। तो फिर अदालतों ने इसे कैसे देखा? फैमिली कोर्ट ने क्या कहा? हाँ, तो पहले मामला फैमिली कोर्ट गया। फैमिली कोर्ट ने सारे सबूत देखे, दलीलें सुनी, और उन्होंने पाया कि पत्नी जो ये गंभीर आरोप लगा रही थी, नपुंसकता, दहेज उत्पीड़न, उन्हें साबित करने के लिए वो कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाई। कोई सबूत नहीं? जी नहीं। कोर्ट ने माना कि इस तरह के झूठे, बेबुनियाद और अपमानजनक आरोप लगाना ये सच में पति के प्रति मानसिक क्रूरता है। तो 22 फरवरी 2020 को फैमिली कोर्ट ने पति के हक में फैसला दिया और क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री जारी कर दी। ओके, तो फैमिली कोर्ट ने तो पति की बात मान ली, फिर पत्नी ने अपील की होगी। बिल्कुल। पत्नी इस फैसले से सहमत नहीं थी। वो गई दिल्ली हाई कोर्ट, अपील दायर की। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, वहां भी दोनों पक्षों की बात सुनी गई, सारे रिकॉर्ड देखे गए, और फिर 20 नवंबर 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पत्नी की अपील खारिज कर दी। अच्छा, हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी? हाँ, उन्होंने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और ये साफ कहा कि पत्नी ने जो आरोप अपने लिखित जवाब में लगाए थे वो निराधार थे और वाकई मानसिक क्रूरता के दायरे में आते हैं, और ये तलाक के लिए पर्याप्त आधार है। तो दोनों अदालतों का नजरिया बिल्कुल एक जैसा रहा। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि कोर्ट ने मानसिक क्रूरता को इस खास मामले में कैसे परिभाषित किया। सिर्फ कुछ लिख देना, आरोप लगा देना, वो क्रूरता कैसे बन गया? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13A के IA का हवाला दिया।
ये धारा क्रूरता के आधार पर तलाक की बात करती है। हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि क्रूरता सिर्फ मारपीट या शारीरिक हिंसा नहीं होती, मानसिक क्रूरता भी उतनी ही बल्कि कभी-कभी उससे ज्यादा तकलीफदेह हो सकती है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि जब आप अदालती कार्यवाही में, खासकर अपने शासकीय लिखित बयानों में, जिसे प्लीडिंग्स कहते हैं, जी, उसमें दूसरे पक्ष पर झूठे, बेबुनियाद, अपमानजनक, बदनीयती से और बिना किसी सबूत के गंभीर आरोप लगाते हैं, तो ये अपने आप में मानसिक क्रूरता है। बिना सबूत के आरोप लगाना ही क्रूरता है। हाँ, खासकर जब आरोप गंभीर हो, जैसे इस मामले में नपुंसकता का आरोप था। अब ये किसी भी व्यक्ति के लिए, खासतौर पर एक पुरुष के लिए, सोचिए कितना अपमानजनक है, उसके आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंचाता है। सही बात है। ये सिर्फ निजी नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी छवि खराब करता है। कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया कि पत्नी ने इतना गंभीर आरोप तो लगा दिया, पर उसे साबित करने के लिए कोई मेडिकल सबूत, कोई रिपोर्ट या कोई और भरोसे लायक सबूत पेश नहीं किया। कुछ भी नहीं, सिर्फ कह दिया। बस कह दिया, लिख दिया। कोर्ट का मानना था कि जब एक साथी इस तरह के झूठे और गहरे जख्म देने वाले आरोप लगाता है, तो दूसरे साथी से ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो सब भूलकर रिश्ता निभाएगा। हाँ, मुश्किल है। ऐसे आरोपों के बाद तो साथ रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और ये साफ तौर पर मानसिक पीड़ा है, मानसिक क्रूरता है। मतलब अदालत ये कह रही है कि कानूनी लड़ाई में भी एक सीमा है। आप कुछ भी नहीं कह सकते, खासकर जब किसी के चरित्र पर इतना गंभीर सवाल उठा रहे हों। आपको सबूत देना होगा, वरना आपके शब्द ही आपके खिलाफ जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन पत्नी की तरफ से एक दलील ये भी तो थी कि उन्होंने ये सब पति के आरोपों के जवाब में कहा था, जैसे रिटेलिएशन में। उस दलील का क्या हुआ? हाँ, ये तर्क उनके वकीलों ने रखा था कि उनके आरोप तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई थे, रिटेलिएशन थे, क्योंकि पति ने पहले उन पर आरोप लगाया था। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को बिल्कुल नहीं माना, सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा, क्यों? कोर्ट का रुख इस पर बहुत साफ और सख्त था। उन्होंने कहा कि जो अदालती दस्तावेज होते हैं, प्लीडिंग्स, उनकी अपनी एक गरिमा होती है, एक पवित्रता होती है, सैंक्टिटी होती है। हाँ, उन्हें आप हल्के में नहीं ले सकते या बदला लेने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कोई सड़क की लड़ाई नहीं है कि किसी ने गाली दी तो आप उससे बड़ी गाली दे दें। सही। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक पक्ष ने आरोप लगाया है, मानिए वो गलत भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा पक्ष भी बिना सोचे समझे, बिना किसी आधार के, उससे भी ज्यादा गंभीर और झूठे आरोप लगाने के लिए आजाद है। रिटेलिएशन या जवाबी कार्रवाई का बहाना लेकर आप किसी की इज्जत उछालने या उसे मानसिक चोट पहुंचाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो जाते। कानूनी प्रक्रिया का सम्मान रखना दोनों की जिम्मेदारी है। ये बहुत अहम बात है। मतलब एक की गलती दूसरे को वैसी ही गलती करने का लाइसेंस नहीं देती, खासकर कोर्ट में। आपको अपने बचाव में भी सच और सबूतों पर टिके रहना होगा। बिल्कुल सही। तो फिर ये साबित करने की जिम्मेदारी किसकी थी कि पत्नी के आरोप सही थे, जो उन्होंने नपुंसकता, दहेज वगैरह के लगाए थे? सबूत का भार, वो ओनस ऑफ प्रूफ किस पर था? ये कानून का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है, ओनस प्रोबेंडी, सबूत का भार। जो आरोप लगाता है, साबित भी उसी को करना पड़ता है, लगाने वाले पर ही। हाँ, आप सिर्फ इल्जाम लगाकर किनारे नहीं हो सकते, आपको साबित करना होगा। इस मामले में क्योंकि पत्नी ने पति पर इतने गंभीर आरोप लगाए थे, नपुंसकता, दहेज, क्रूरता, तो ये पूरी तरह उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इन आरोपों को ठोस सबूतों से साबित करें। पॉजिटिव एंड कोजेंट एविडेंस जिसे कहते हैं। और वो सबूत क्या हो सकते थे? जैसे नपुंसकता के लिए कोई मेडिकल रिपोर्ट, किसी डॉक्टर की गवाही, दहेज मांगने के लिए कोई गवाह, कोई चिट्ठी, कोई रिकॉर्डिंग या कोई और दस्तावेज। कोर्ट ने पाया कि पत्नी ऐसा कोई भी भरोसे लायक सबूत पेश करने में पूरी तरह नाकाम रही। उनके आरोप बस कह सकते हैं जुबानी जमा खर्च बनकर रह गए, उनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था। और इसी वजह से हाँ, और विडंबना देखिए, यही निराधार और बिना साबित हुए आरोप, जिन्हें वो साबित नहीं कर पाईं, वही खुद पति के प्रति की गई मानसिक क्रूरता का मजबूत आधार बन गए। मतलब उनका दांव उल्टा पड़ गया। हाँ, उनके लगाए आरोप ही उनके खिलाफ चले गए, क्रूरता का आधार बन गया। अच्छा, इस मामले में एक और बात थी। ये जोड़ा तो काफी समय से अलग रह रहा था, शायद 8 साल से भी ज्यादा। क्या कोर्ट ने इस लंबे सेपरेशन पर भी कुछ कहा? हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया। उन्होंने नोट किया कि सितंबर 2012 से वो अलग थे, और जब हाई कोर्ट का फैसला आया नवंबर 2020 में, तब तक तो 8 साल से ज्यादा हो चुके थे।
अब देखिए, हमारे कानून में अभी शादी का पूरी तरह टूट जाना यानी इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ये अपने आप में तलाक का सीधा आधार नहीं है। जी। इस पर बहस जरूर चलती है, पर अभी ये कानून नहीं है। हाँ, ये आधार नहीं है अभी। नहीं, लेकिन कोर्ट ने ये जरूर माना कि इतने लंबे समय तक अलग रहना और उनके बीच जो इतनी कड़वाहट आ चुकी थी, जो मुकदमे चल रहे थे, उसे देखते हुए ये साफ है कि उनका रिश्ता भावनात्मक रूप से खत्म हो चुका है। उसमें अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। सही। कोर्ट ने महसूस किया कि ऐसी हालत में जब प्यार, सम्मान, साथ रहने की इच्छा सब खत्म हो गया है, तो सिर्फ कानूनी तौर पर शादी को बनाए रखना ये दोनों के लिए और ज्यादा मानसिक पीड़ा देगा। ये बेमानी होगा। हाँ, एक तरह से बोझ बन जाएगा। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक मशहूर केस का भी जिक्र किया, समर घोष बनाम जया घोष 2007। अच्छा, समर घोष केस। हाँ, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक क्रूरता के कई उदाहरण दिए थे, जैसे लगातार बेइज्जती करना, साथी के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाना, बिना वजह शारीरिक संबंध न बनाना या साथी के चरित्र पर झूठे आरोप लगाना। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये लंबा अलगाव भी एक तरह से दिखाता है कि शादी अब ठीक नहीं हो सकती, और ये मानसिक क्रूरता के दावे को और वजन देता है। तो ये लंबा सेपरेशन हालांकि खुद में तलाक का आधार नहीं, पर इसने कोर्ट के फैसले को सपोर्ट किया कि भाई अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, इसे खत्म करना ही ठीक है। जी बिल्कुल, ये एक सहायक कारक, सपोर्टिंग फैक्टर बन गया। जी हाँ। क्या कोर्ट ने अपने फैसले को और मजबूत करने के लिए कुछ और पुराने केसों का प्रेसिडेंट्स का भी हवाला दिया? हाँ, बिल्कुल। अदालती फैसले अक्सर पिछले स्थापित केसों पर टिके होते हैं। इस केस में भी एक बहुत महत्वपूर्ण केस का जिक्र हुआ, वी भगत बनाम डी भगत, 1994। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। वी भगत केस। जी। इसका हवाला खासतौर पर यह बताने के लिए दिया गया कि कानूनी दस्तावेजों यानी प्लीडिंग्स में अगर आप गंभीर, झूठे और अपमानजनक आरोप लगाते हैं और उन्हें साबित नहीं कर पाते, तो वो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(a) के तहत मानसिक क्रूरता माने जाएंगे और ये तलाक का आधार बन सकते हैं। इस केस ने यह सिद्धांत मजबूती से स्थापित किया था। तो ये एक तरह से नजीर बन गया कि कानूनी लड़ाई में भी आप कुछ भी नहीं लिख सकते। सही शब्दों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना होगा। और क्या, पत्नी की तरफ से भी किसी खास केस का जिक्र हुआ था अपने बचाव में? हाँ, अपीलकर्ता यानी पत्नी ने अपने बचाव में दिल्ली हाई कोर्ट के ही एक पुराने फैसले का जिक्र किया था, सुचित्रा कालसी बनाम राजेंद्र किशोर कालसी, 1975। अच्छा, उसमें क्या था? उन्होंने उस केस के आधार पर ये तर्क देने की कोशिश की थी कि नपुंसकता सापेक्ष रिलेटिव हो सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति वैसे तो ठीक हो, पर सिर्फ अपने जीवन साथी के प्रति ही नपुंसक हो। रिलेटिव इम्पोटेंसी की बात। हाँ, शायद वो ये कहना चाह रही थी कि उनका आरोप बिल्कुल बेबुनियाद नहीं था। हो सकता है पति उनके प्रति नपुंसक रहे हों। तो कोर्ट ने माना इस तर्क को? नहीं, कोर्ट ने इस केस के जो खास तथ्य थे और खासकर जो सबूतों का बिल्कुल अभाव था, उसे देखते हुए इस तर्क को इस मामले पर लागू नहीं पाया। कोर्ट का मुख्य जोर इसी बात पर रहा कि आपने इतना गंभीर आरोप लगाया, चाहे वो रिलेटिव हो या एब्सोल्यूट, पर उसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया, जरा सा भी नहीं। सबूत तो था ही नहीं। हाँ, इसीलिए बिना सबूत के ऐसा आरोप लगाना ही क्रूरता है। फिर वो रिलेटिव था या एब्सोल्यूट, इस बारीकी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ गया। तो इस पूरे विश्लेषण से, इस केस की गहराइयों से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? इसका सार क्या है? तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख जो हम सबको लेनी चाहिए वो ये है कि कानूनी कार्रवाई, खासकर जब वो परिवार और शादी जैसे नाजुक मामलों से जुड़ी हो, तो उसमें बहुत ज्यादा सावधानी, बहुत संयम और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। कोर्ट के कागजात में लिखा गया हर शब्द मायने रखता है, उसका वजन होता है, उसका कानूनी नतीजा होता है। हाँ। बिना किसी ठोस सबूत के गंभीर, अपमानजनक और झूठे आरोप लगाना, और ये बात खास है कि चाहे वो बचाव में ही क्यों न हो या जवाबी कार्रवाई में, वो मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। भले ही आप रिटेलिएट कर रहे हो। हाँ, भले ही आप रिटेलिएट कर रहे हो, और इसके परिणाम, जैसा हमने देखा, बहुत गंभीर हो सकते हैं। यहाँ तक कि शादी खत्म हो सकती है, तलाक हो सकता है। ये वाकई गौर करने वाली बात है। ये केस दिखाता है कि वो जो लाइन है ना, अपना बचाव करने और गुस्से में या अनजाने में दूसरे के प्रति क्रूरता करने के बीच,
वो बहुत पतली है, बहुत महीन रेखा है। हाँ, और ये संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। एक तरफ आपको अपनी बात रखनी है, अपना बचाव करना है, दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखना है कि आप गुस्से या बदले की भावना में ऐसे आरोप न लगा दें जो झूठे हो और जिनका बोझ आप उठा ना सकें। यहाँ पर शब्दों का चुनाव, आरोपों की सच्चाई और उन्हें साबित करने की आपकी क्षमता, ये सब कितना जरूरी हो जाता है। निश्चित रूप से ये मामला हमें यही याद दिलाता है कि कानूनी दुनिया में शब्दों में कितनी ताकत होती है और उसके साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी होती है। सही। लापरवाही से, बिना सोचे समझे या बुरी नीयत से कहे गए या लिखे गए शब्द वो सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ते, बल्कि आपके लिए कानूनी तौर पर बहुत भारी पड़ सकते हैं। हाँ, जैसे इस केस में वो आरोपी पति के लिए तलाक का आधार बन गए। हाँ। और आखिर में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हुए, देखिए, न्याय पाना तो सबका हक है और जरूरी भी है, लेकिन अक्सर ही जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, खासकर पारिवारिक मामलों में, वो बहुत कड़वा हो जाता है। हाँ, बहुत दुखद होता है कई बार। तो क्या हमारे मौजूदा कानूनी सिस्टम में कुछ ऐसे और सुरक्षा उपायों, सेफगार्ड्स की जरूरत है जो ये सुनिश्चित कर सकें कि न्याय पाने की इस मुश्किल प्रक्रिया में भी मानवीय गरिमा बनी रहे, आपसी सम्मान बना रहे, भले रिश्ते क्यों न खत्म हो रहे हों? इस पर सोचिएगा जरूर। हाँ, ये सोचने वाली बात